हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे आईसीटी की और आईसीटी में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देखा था और इंट्रोडक्शन में कुछ पोर्शन जो है वो हमारा हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर लिया था कि किस तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग कंप्यूटर जो है, अलग अलग कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो डेवलप किए गए। वहीं से मैं आगे लेकर चलता हूं और आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूं कि किस तरीके से अलग अलग टाइम में अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिवाइस का यूज़ करके और हमने अलग अलग सिस्टम जो है वो डेवलप किए। किस तरीके से इंडिविजुअल फॉर्म से अब कंप्यूटर का या कैलकुलेटिंग मशीन का एक तरीके से कमर्शलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है और एक तरीके से इसका वाणिज्यिक उपयोग जो है वो चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो किस आधार पर इनको पीढ़ियों में बांटा गया है। तो पहली चीज आपको तो ये याद रखनी है कि इनको जो पीढ़ियों में बांटा गया है वो किस आधार पर है। तो वो ये है कि किस टाइम ड्यूरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, किस टाइम ड्यूरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस डिवाइस के जरिए हमने अलग अलग डिवाइस को डेवलप किया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा टाइम, और जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी और डिवाइस जो है वो क्या थी। तो इस इमेज के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये बताता हूँ कि किस जनरेशन में किस प्रकार से अलग अलग डिवाइस जो है वो देखने को आपको मिलती थी। 1946 पे आप पहुंचे थे और आपने ENIAC का डेवलपमेंट देख लिया था पिछले क्लास में। मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा 1940 से, और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि जिस टेक्नोलॉजी, जिस डिवाइस का यूज़ करके 1946 में ENIAC का डेवलपमेंट हुआ था, वास्तव में वो चीज़ जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है। तो वो शुरुआत होती है 1940 से और 1956 तक चलती है। अब यहां पर देखने लायक क्या चीज है कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ENIAC की। ENIAC में आपको यह पता था कि हमने किसका यूज किया है, हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया है। और वैक्यूम ट्यूब का यूज करके हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार से सिस्टम जो है, अलग अलग प्रकार की कंप्यूटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है उसका हमने डेवलपमेंट किया। तो आपको याद ये रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे या फर्स्ट जनरेशन के जो डिवाइस थे, उस डिवाइस पर हम किसका प्रयोग करते थे, हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है, इसी का यूज क्यों किया गया उस टाइम ड्यूरेशन में। तो आपको ये चीज शायद पता हो कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर आप देखते हो तो आपको वैक्यूम ट्यूब के अलावा और किसी भी प्रकार की ऐसी डिवाइस नहीं मिलती हैं जिनका प्रयोग करके आप अच्छे सिस्टम या बेहतर सिस्टम जो है उस प्रकार से डेवलप कर सकते थे। तो उस टाइम ड्यूरेशन में पॉपुलर और जो इजी हमको उपलब्ध थी, हमको आराम से मिल रही थी, वो डिवाइस कौन सी थी, वो वैक्यूम ट्यूब थी। इसीलिए हमने उस टाइम ड्यूरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके जो सिस्टम डेवलप हुए उसी को हमने बोल दिया फर्स्ट जनरेशन। तो 1940 से लेकर 1950 तक का जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, वहां पर आप देखोगे तो आपको जो डिवाइस मिलेगी वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड डिवाइस मिलेगी। इसीलिए उनके साइज जो है वो बड़े थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के साइज बड़े थे। आप देखो कि पहले जो टीवी वगैरह आते थे या अलग अलग प्रकार के डिवाइस, मॉनिटर आपको देखने को मिलते थे, उनके पीछे का हिस्सा जो है वो निकला हुआ होता था। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं ट्यूब जो है उसका प्रयोग होता था। तो ये डिवाइस जो है वो किस प्रकार की है, पहली जनरेशन 1940 से 1956 जो किसका यूज कर रही है, जो यूज कर रही है वैक्यूम ट्यूब का। चीजें बढ़ती हैं, आगे चलते हैं और हम क्या देखते हैं कि एक डिवाइस जिसको हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, उस डिवाइस ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। और अब हम जो सिस्टम डेवलप कर रहे थे वो कैसे थे, वो वैक्यूम ट्यूब की जगह वो ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गए। अब ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गए तो क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो छोटा था। तो जब साइज ही छोटा हो गया और उस डिवाइस का आप यूज कर रहे हो, तो उससे बनने वाली जो डिवाइस होगी वो क्या होगी, उसका भी साइज कम होता चला जाएगा। इसलिए याद ये रखो कि जैसे जैसे आप यहाँ से इधर बढ़ते हो, आप लेफ्ट टू राइट आप चलते हो, तो आपको क्या समझ में आता है कि साइज जो है वो कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो आपको एक चीज़ और समझ में आती है कि साइज तो कम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप स्पीड की बात करते हो तो स्पीड जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट जनरेशन से, तो ट्रांजिस्टर जो है वो साइज में छोटा है वैक्यूम ट्यूब से, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट
तो इसलिए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित जो कंप्यूटर हैं उनके कंपेयर में ट्रांजिस्टर पर आधारित जो कंप्यूटर हैं उनका आप अगर देखोगे तो वहां पर आपको क्या समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर पर बेस्ड जो सिस्टम है वो सिस्टम वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा फास्ट नज़र आते हैं और साइज भी उनका छोटा नज़र आता है। तो दूसरी जनरेशन में क्या डिवाइस यूज़ हो रही थी, वो यूज़ हो रही थी ट्रांजिस्टर। पहले में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आ गया ट्रांजिस्टर। अब कुछ टाइम के बाद टाइम आगे बढ़ता है और हम क्या देखते हैं कि आईसी का डेवलपमेंट हो गया है। आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी का प्रयोग किया जाने लगा किसकी जगह पर, ट्रांजिस्टर की जगह पर। साइज में ये और भी छोटा। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये डिवाइस के साइज छोटे होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है, थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम आपको दिखाई देते हैं वो साइज में सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में और ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है याद ये रखिए कि थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ होने लगा। बाकी डिटेल बात तो हम बात करेंगे ही, अभी सिर्फ इस इमेज के बेसिस पे अगर देखें तो क्या चीज़ें हैं आप याद रखिए, कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस है, ताकि आपको बेहतर तरीके से याद रह सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ जनरेशन की, तो यहाँ पर आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग कंपनीज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पर इंटेल भी है, एएमडी भी है, आसूस भी है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की कंपनीज जो है वो देखने को मिलेंगी। तो फोर्थ जनरेशन के सिस्टम में हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम आईसी की जगह पर आईसी को रिप्लेस करके हम क्या यूज़ करते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। वर्तमान में हमारे जो सिस्टम है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, राइट। तो यहाँ पर आप याद ये रखिए, तो वर्तमान में फोर्थ जनरेशन भी चल रहा है और वर्तमान में हमारे जो सिस्टम है वो क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड भी हैं, वो एआई बेस्ड भी हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के जो सिस्टम है वो एआई बेस्ड हैं और एआई बेस्ड कंप्यूटर जो थे वो फिफ्थ जनरेशन के कहलाते हैं। अब क्योंकि फोर्थ जनरेशन के सिस्टम भी डेवलप हो रहे हैं और साथ ही साथ रोबोटिक्स और एआई बेस्ड सिस्टम जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं, इसलिए फोर्थ जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी चल रहा है, अभी एंड टाइम चल रहा है, और जो स्टार्टिंग टाइम चल रहा है फिफ्थ जनरेशन का वो भी चल रहा है। कुछ कुछ बुक में अलग अलग जगह पर आपको क्या मिलता है कि फोर्थ जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1990 तक है, लेकिन जब आप बेहतर तरीके से देखते हो तो आप ये याद रखो, या प्रैक्टिकली जब आप सोचते हो तो आप ये याद रखो कि जो फोर्थ जनरेशन का टाइम है, क्या आज हमारे जो लैपटॉप है, हमारे जो टैबलेट वगैरह हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ही तो हैं, तो और हमारी जो और दूसरी डिवाइसेस हैं वो एआई बेस्ड हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो आप अलेक्सा को भी जानते हैं, सीरी को भी जानते हैं, तो यहाँ पर फिफ्थ भी देख रहे हैं और फोर्थ भी देख रहे हैं, इसलिए दोनों का इसका एंडिंग टाइम प्रेजेंट है और इसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो भी प्रेजेंट है। तो ये समय है, ठीक है, और इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है कुछ टाइम के बाद हम पूरे तरीके से एआई बेस्ड हो जाएं और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उस पर डेवलपमेंट करना, बेस्ड होकर डेवलपमेंट करना हम बंद कर दें। तो अभी फिलहाल आप ये याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि करके कि फर्स्ट जनरेशन में क्या, सेकंड में क्या, फिफ्थ तक हम चीज़ों को लेकर चलते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, क्या बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाई देता है 1940 से लेकर 1956, 1940 से 1956 तक, है ना। और एनीएक, यूनिवैक, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इसी टाइम ड्यूरेशन में डेवलप होने वाले सिस्टम थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ की तो मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखिए कि द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर एज इज फ्रॉम यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ से ही 1940 से ही हम बात अगर करें तो 1940 से ही कंप्यूटर का कमर्शियल युग या कमर्शियल एज जो है वो देखना चालू होता है, वो दिखना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिए कि बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर एज इज फ्रॉम यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1940 टू 1956। मैंने आपको बता ही दिया है कि 1940 से लेकर 1956 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कैसा था, वो पहली जनरेशन या पहली पीढ़ी की कंप्यूटर का माना जाता है। दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डिवाइस का यूज करके हमने इस डिवाइस को बनाया है। तो वहां पर जो डिवाइस थी वो क्या थी, वो वैक्यूम ट्यूब थी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित हैं, राइट। तो ये चीज याद रखिए। सेकेंड अगर बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन
जनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी याद रखना है कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बने हुए थे। तो हर किसी के दो दो आप एटलीस्ट याद रखें कि फर्स्ट जनरेशन में कौन, सेकंड में कौन। तो जो फेमस है फर्स्ट जनरेशन में वो ENIAC है, आपने देखा ही था पिछले वीडियो में, और दूसरा आप देख रहे हो यूनिवैक फर्स्ट। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं पहले जनरेशन में, तो वहां पर ENIAC, यूनिवैक फर्स्ट जो है वो नजर आता है। वैक्यूम ट्यूब का यूज जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर कमर्शियल एज ऑफ कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। टाइम ड्यूरेशन बताया गया 1940 से लेकर 1956 तक का, ये चीज आप याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बोल रहा था आपको कि वैक्यूम ट्यूब ही क्यों, हम और भी डिवाइस का यूज कर सकते थे। तो यहां पर उसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। उस समय पर वैक्यूम ट्यूब एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जो उपलब्ध था, जिसकी देखने को मिल रही थी, और यही रीजन है कि हमने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करना चालू किया था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स, इसी का प्रयोग करके यह पॉसिबल हो पाया है। अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब जो है उसी के माध्यम से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो जैसे आपको मैंने ये बोला, इस डायग्राम में मैंने आपको ये समझाया कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे तो वैसे वैसे साइज जो है वो कम होते चले जाएंगे और स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड जो है वो बहुत कम है। अगर यहाँ पर आप देखो तो क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है वो कितनी है, वो मिली सेकेंड में है। मतलब कि ह्यूमन अगर देखें और कंप्यूटर को कंपेयर करें तो उससे तो लाखों करोड़ों गुना जो है वो ज़्यादा फास्ट है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे लिए, ह्यूमन के लिए स्पीड तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब उनको आपस में हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ा स्लो और थोड़ा फास्ट नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मिली सेकेंड में एग्जीक्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़े, 1956 से हमने देखना चालू किया और 1963 तक। तो यहाँ पर अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर अब क्या प्रयोग किया जाने लगा, यहाँ पर अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर प्रयोग किया जाने लगा ट्रांजिस्टर। मैंने बता ही दिया है आपको अलग अलग जनरेशन में क्या क्या यूज हो रहा है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर क्या यूज होने लगा, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर अब यूज होने लगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के यूज होने के कारण फायदा ये मिला कि साइज छोटी थी, तो ओवरऑल जो डिवाइस डेवलप की जा रही थी उसका भी साइज जो है वो भी कम हो गया था, छोटा हो गया था। तो ये थोड़ा सा बेहतर है। और फर्स्ट जनरेशन से जब आप कंपेयर करते हो तब वहाँ पर आपको आकार, तब वहाँ पर आपको साइज जो है उसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो छोटी नज़र आती हैं। थोड़ा सा छोटे होने के कारण ये चीज़ बेहतर हो जाती है कि आप उसका यूज़ आसानी से कर सकते हो। तो ये बेहतर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर याद रखिए IBM 7094 सीरीज़ के जो भी कंप्यूटर होंगे वो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन के ही हैं। IBM 1400 सीरीज़ के जो हैं वो सेकेंड जनरेशन के हैं। और CDC 164 के जो कंप्यूटर हैं वो भी, या CDC 164 जो है वो भी सेकेंड जनरेशन है, वो भी ट्रांजिस्टर बेस्ड ही है। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, ENIAC, यूनिवैक फर्स्ट सॉरी, सेकेंड जनरेशन जो है वो 1956 से 63 ट्रांजिस्टर बेस्ड, IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, CDC 164, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये इसके कंप्यूटर हैं। फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर दिखती हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कंपेयर करो तो यूज लेस एनर्जी एंड वर नॉट हीटेड। देखिए फर्स्ट जनरेशन की जो सिस्टम थे उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी, क्योंकि वो एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है। वहाँ पर समस्या ये आ रही थी कि वो एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा करे, इसलिए वहाँ पर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही। अब एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा और कूलिंग के लिए फैसिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर हीटिंग की तो प्रॉब्लम होगी ही ना। तो ये एक दिक्कत थी। सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन के थे उनमें गर्म होने की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही थी। यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो लेस एनर्जी कंजम्पशन कर रहे थे, वो वहाँ पर ऊर्जा का कम उपयोग कर रहे थे, इसलिए जो हीटिंग की प्रॉब्लम है खत्म तो नहीं बोल सकते,
लेकिन जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट जनरेशन से तो यहाँ पर जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आपको ना के बराबर जो है वो नज़र आती है। स्पीड जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में थोड़ा फास्ट था और कैलकुलेटिंग जो डेटा को कैलकुलेट करने का टाइम ड्यूरेशन था वो भी मिली सेकेंड में ही देखने को मिल रहा था। मतलब कि स्पीड जो है वो फर्स्ट के कंपेयर में बेहतर है बट कैलकुलेशन मिली सेकेंड में ही आपको नज़र आएगा। फास्टर पेरिफेरल डिवाइस का यूज कर रहे थे। पेरिफेरल डिवाइस की अगर मैं बात करूं, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है पेरिफेरल डिवाइस, तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली कनेक्ट की जा सके उसको पेरिफेरल डिवाइस ही बोलते हैं। तो यहां पर हम ऐसी पेरिफेरल डिवाइस का यूज कर रहे थे जो यूज करने में या जिनका एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट है। अब फास्ट पेरिफेरल डिवाइस का आप यूज करोगे तो ओवरऑल कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन जो है वो भी तो फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर कहने का क्या मतलब है कि फास्ट पेरिफेरल डिवाइस यूज हो रहे हैं, जैसे कि टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर, इनका हम प्रयोग करने लगे तो इनके प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिली कि इनके प्रयोग के माध्यम से जो ओवरऑल सिस्टम है वो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में थोड़ा सा फास्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन की, तो पहले के कंप्यूटर को यूज करना मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था? जैसे आपको ये तो पता है ना कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है किस लैंग्वेज में, तो वो एग्जीक्यूट करता है मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी बोलते हो, 1 और 0 बोलते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 और 0, तो पहले का जो फर्स्ट जनरेशन का जो सिस्टम था, पहले का जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए गए थे वहाँ पर हम किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे? हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। अब मशीन लैंग्वेज के यूज़ करने के कारण आप इंस्ट्रक्शन भी किस फॉर्म में दे रहे हो? आप इंस्ट्रक्शन भी मशीन लैंग्वेज में दे रहे हो। आपको आउटपुट भी किस फॉर्म में मिल रहा है? मशीन लैंग्वेज में मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे तौर पर बोलूँ तो ये वही लोग इस कंप्यूटर को, इस सिस्टम को एग्जीक्यूट चला सकते थे या इसका यूज़ कर सकते थे जिनको मशीन लैंग्वेज के बारे में पता है। अगर मुझे 0 लिखना है तो वहाँ 0 0 0 0। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिलेंगी कि भाई अगर आपको 0 लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका क्या मतलब है। वहाँ पर मशीन लैंग्वेज में उनको किस तरीके से लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर वही लोग इसको यूज़ कर सकते थे जिनको इस बात की जानकारी हो कि मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से कोड या किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो भी मशीन लैंग्वेज में होता था, तो कैसे उसको रीड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा इसमें सुधार कर दिया गया। कैसा सुधार हुआ? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई असेंबली लैंग्वेज का हमने प्रयोग चालू कर दिया है इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज के। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो यूज़ करने में थोड़ा आसान है, थोड़ा बेहतर है, और इसलिए बेहतर है क्योंकि जो यूज़र है उसको 1 और 0 नहीं समझ में आता, उसको मशीन लैंग्वेज मतलब उसको असेंबली लैंग्वेज जो है वो थोड़ा समझ में आती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपने इंस्ट्रक्शन दिए असेंबली लैंग्वेज में, बट जब कंप्यूटर की बात आएगी तो वो समझेगा किस में? वो तो चाहिए, बोलता है कि भैया हमको तो मशीन लैंग्वेज ही चाहिए, हमको तो 1 और 0 ही समझ में आता है। आप कितना भी असेंबली यूज़ कर लो, आप कितना भी हाई लेवल यूज़ कर लो, हम 1 और 0 पर ही टिके रहेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ भी करो लेकिन हमको जब तक 1 और 0 के फॉर्म में चीज़ नहीं मिलेगी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई तब वहाँ पर ज़रूरत किसकी आई? एक कन्वर्टर की। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी को इंग्लिश आती है और किसी व्यक्ति को सिर्फ हिंदी आती है और हिंदी वाला जो है वो इंग्लिश नहीं समझता, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं समझता, तो ज़रूरत पड़ती है कि बीच में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जाए जो उनकी दोनों की भाषाओं को कन्वर्ट करके एक दूसरे को बता सके। यहाँ पर भी कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ी और ऐसा कन्वर्टर जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और एग्जीक्यूशन के बाद वापस से मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट दे दे। वैसे कन्वर्टर का भी डेवलपमेंट हुआ और उसको क्या बोल दिया गया? उसको बोल दिया गया असेंबलर, राइट। तो ये याद रखिएगा कि असेंबलर जो है वो एक कन्वर्टर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। और जैसे कंपाइलर आपने सुना है, जैसे आपने इंटरप्रेटर सुना है, वैसे ही असेंबलर भी होता है। बस फर्क ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज पर एग्जीक्यूशन करते हैं और ये असेंबली लैंग्वेज पर करता है। तो सेकेंड जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? असेंबली लैंग्वेज का। और असेंबली लैंग्वेज अगर होगी तो असेंबलर का काम भी होगा, इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, राइट। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई।
नहीं है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1964 में 1964 से 1971 तक जब हम चलते हैं तो वहाँ क्या नज़र आता है। वहाँ तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी नज़र आती है कंप्यूटर की। और ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो याद रखिए 64 से 71। और एक और बेहतर चीज़ जो है वो याद रखिए कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाने लगा, यहाँ पर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस, मतलब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने। तो थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम है 64 से लेके 71 तक जो सिस्टम बन रहे हैं, अब वहां पर क्या प्रयोग हो रहा है, वहां पर अगर आप देखो तो वहां यूज किया जा रहा है आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट। खास बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि पहला, फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961। पहली बार जो आईसी डेवलप हुआ और उसका प्रयोग किया गया वो कब किया गया, तो वो किया गया 1961 में। और इस आईसी का प्रयोग और डेवलपमेंट के बाद में 1964 से इसका युग जो है वो चालू हो जाता है और इस पर बेस्ड सिस्टम जो है वो बनाए जाने लगते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बोल रहा है कि द साइज ऑफ एन आईसी इज अबाउट स्क्वायर इंच। अगर मैं आपसे बात करूं स्क्वायर इंच तो लगभग इतने के बराबर एक स्क्वायर इंच जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें याद रखिए कि जो स्क्वायर इंच के बराबर आईसी है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो आईसी है ना, जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये अपने आप में बहुत छोटी है, इसलिए इस पर बेस्ड होकर जो डिवाइस डेवलप हो रही है वो कैसी होगी, वो भी स्मॉल होगी, वो भी साइज छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और क्या बोल रहा है, क्या सिंगल आईसी में कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर, ये आपको यहां पर मिलेगा आईसी में भी। और ये स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा जब आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करोगे, तो वहीं से आपका अनुमान लग जाएगा कि सेकंड के कंपेयर में थर्ड जो है उसकी स्पीड कितनी फास्ट हो सकती है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक आईसी जो है वो 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करके रखता है, मतलब एक आईसी उतना काम कर सकता है जितना 1000 ट्रांजिस्टर मिलकर कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो एक काम को 1 घंटे में कर रहा है, राइट। अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक काम को 1 घंटे में कर रहा है और अगर मैं उसी काम को करने के लिए 1000 ट्रांजिस्टर को लगा दूं तो वो कितने समय में उसको करेंगे। तो ये आपने मैथ में पढ़ रखा है, आप डिवाइड कर दीजिए उसको और वहां पर जो समय निकलेगा वहां पर आप समझ जाइए कि 1000 ट्रांजिस्टर मिलकर उतने समय में वो चीज करेंगे। तो यहां बताने का मतलब ये है कि जितने समय में 1000 ट्रांजिस्टर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं उतने समय में एक आईसी जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, एक आईसी के बराबर। मतलब कि अगर एक आईसी एग्जीक्यूशन करेगा तो वो उतनी स्पीड से करेगा जितना 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर की स्पीड है, लगभग 1000 गुने से ज़्यादा की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आपको स्पीड के मामले में सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में इतना गैप देखने को आपको मिलेगा, मिली सेकेंड। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर थर्ड जनरेशन में क्या यूज हो रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 1964 से लेके 1974 तक का ये टाइम ड्यूरेशन है। 1961 में पहली बार आईसी जो है वो इन्वेंट हुई और उसका प्रयोग किया गया। 1964 से उस पर बेस्ड सिस्टम बनने लगे। साइज उसका लगभग स्क्वायर इंच के बराबर होता है और 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर के बराबर एक आईसी जो है वो स्पीड रखती है। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर जब आप देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है, अब वापस से फिर से आप कंपेयर करो। अब फर्स्ट से कंपेयर की जरूरत नहीं है, अब आप कंपेयर करो सेकंड जनरेशन से। तो जब सेकंड जनरेशन से कंपेयर करोगे तब क्या नजर आएगा, तो द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज। दूसरी पीढ़ी की तुलना में ये साइज जो है वो छोटे हो गए। बोले सर ये तो हमको पता चल गया था पहले ही जब हम इमेज देख रहे थे। बोले ठीक है, यहां पर जब बात करें तो क्या नजर आता है, स्पीड जो है वो फास्ट हो गई। फास्ट होने के साथ साथ ज्यादा रिलायबल नजर आने लगा और खर्चा जो है वो भी कम होने लगा। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन हेक्टोएम है 10 लाख रुपए की लागत से,
तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो कितने महंगे आते थे, अभी आप देखो कि उनके जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या कंपेयर, साइज में कम है, स्पीड ज़्यादा है, रिलायबल ज़्यादा है और खर्चा कम है, एक्सपेंसिव ज़्यादा है, महंगा कम है। तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो ये नाम आपको याद रखने हैं, IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 और यूनिवैक AC 9000, राइट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं और ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें ही बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में आपको ये समझ में आएगा कि भाई देखो साइज जो है वो कंपेयर में प्रीवियस जनरेशन के क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। रिलायबल ज़्यादा है ये, ठीक है, ज़्यादा भरोसेमंद है, एनर्जी कम ले रहा है। अगर कोई भी सिस्टम कम एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है तो वहां पर एक बात तो क्लियर है कि भाई इसमें जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो प्रीवियस वाले के कंपेयर में कम रहेगी। तो ये चीज आप याद रखिए। और बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डेटा इन मिलीसेकेंड, तो स्पीड जो है वो बेहतर है, अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फोर्थ जनरेशन और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या नजर आता है, 71 से प्रेजेंट। अब मैं प्रेजेंट तक क्यों बोल रहा हूं, ये चीज आपको पता चल गई है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो इसलिए ये दिखाई देगा आपको 1971 से प्रेजेंट तक, और जो अगले जनरेशन दिखाई देगी वो प्रेजेंट से बियॉन्ड की बात करेगी, आगे आने वाले समय की बात करेगी। लेकिन दोनों का एंडिंग और स्टार्टिंग टाइम सेम नजर आएगा। वर्तमान में आपको चीजें एक साथ दिखाई देंगी, कंबाइंड दिखाई देंगी। फोर्थ जनरेशन क्या आ जाता है, आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर, राइट। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ना वैक्यूम ट्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ना ही ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको ना ही इंटीग्रेटेड सर्किट नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर नज़र आ रहा है तो फिर इस पर बेस्ड सिस्टम जो है वो डेवलप किए जाएंगे और इस पर बेस्ड सिस्टम को विकास करना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखिए, देखो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या कंटेन करके रखता है, 1000 ऑफ ICs, और आईसी क्या कंटेन करके रखता है, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई जो ट्रांजिस्टर है उसके कंपेयर में आईसी बहुत फास्ट है, और उसी तरीके से आईसी के कंपेयर में ट्रांजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काफी फास्ट है। किसका प्रयोग करता है ये, तो ये प्रयोग करता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का। तो उसका यूज करके इसको डिजाइन किया गया है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो काफी बेहतर है, ठीक है। साइज में अगर हम बात करें तो साइज इनके कम है, ठीक है, मतलब प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में इसको रिड्यूस किया गया है। क्यों रिड्यूस किया गया, क्योंकि अगर आप देखो कंपेयर करो तो थोड़ा सा ये और ज्यादा साइज में कम नजर आते हैं, ठीक है, यूज करना आसान हो गया है इनको। और माइक्रो प्रोसेसर का अगर मैं साइज की बात करता हूं, आकार की बात करता हूं, तो यूजुअली आपको क्या दिखाई देते हैं, ये 1 स्क्वायर इंच के बराबर दिखाई देते हैं, और जिसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि भाई फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक का है, और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। LSI और VLSI की ये बात, VSLI की ये बात करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की ये बात करते हैं। ये VLSI है, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साइज जो है वो कम हो गए हैं और स्पीड जो है वो बढ़ गई है। कंपेयर कर लेते हैं, प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं, तो एप्पल के जो मैकिंटोश वगैरह हैं, IBM PC हैं, और या फिर जो आज हम अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो सब फोर्थ जनरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ही तो है। हम बोलते हैं ना कि i3 है कि i7 है कि कौन सा आई है ना। तो यहाँ पर हम बात करें तो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर या AMD या दूसरे माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड कंप्यूटर जो है उन्हीं का प्रयोग हम कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ याद रखिए। मोर पावरफुल, मोर रिलायबल, प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में ज़्यादा शक्तिशाली भी हैं, रिलायबल भी ज़्यादा है, ठीक है। साइज जो है वो इनकी कम है। फैन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर खत्म है। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग यहाँ पर जो हीटिंग की समस्या है वो कम रहेगी, और जितनी आवश्यकता है एनर्जी कंजम्पशन उतना ही होगा। हीट ना हो इसके लिए फैन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उसको क्या करता है, उसको कोल्ड रखने में, ठंडा रखने में मदद करता है। सबसे फायदे वाली चीज आपको अगर नजर आ रही है यहाँ पर, तो नेक्स्ट लाइन में नजर आ रही है कि भाई इतनी खासियत होने के बावजूद,
जब हम दूसरे जनरेशन के कंपेयर, हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ से कंपेयर करते हैं फोर्थ को, तो हमको क्या पता चलता है कि सभी जनरेशन में सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता कंप्यूटर जो नजर आएगा वो कहां पर नजर आएगा, वो फोर्थ जनरेशन में नजर आएगा। ये आपके काम के लिए है और यहां से इस चीज को सुनकर थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगा होगा। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। अभी देखो मशीन लैंग्वेज स्टार्टिंग में यूज हो रही थी, देन उसके बाद हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज यूज हो रही थी। थर्ड जनरेशन पे पहुंचते हैं तो हाई लेवल का प्रयोग होने लगा था, बट हाई लेवल में जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं सभी का यूज थर्ड जनरेशन के सिस्टम पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम हैं, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, वो सभी प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे थे। तो सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंपैटिबल थी और उनका प्रयोग जो है वो किया जाने लगा था, ये आप याद रखिएगा, राइट। तो ये एक चीज याद रखना है आपको। समझ में आ गई होगी बात। चीज़ों को आज आगे लेकर चलते हैं और पहुंचते हैं हम कहाँ पर, हम पहुंचते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ। अब फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन मिलता है प्रेजेंट से बियॉन्ड, मतलब वर्तमान में हम इसका प्रयोग चालू कर दिए हैं और आगे आने वाले समय में AI बेस्ड सिस्टम ही देखने को मिलेगा, राइट। साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और लगातार इस जनरेशन के कंप्यूटर में और ज़्यादा किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से और फीचर्स जो है वो ला सकते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है, टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। AI बेस्ड सिस्टम जो है वो बनाए जा रहे हैं और ऐसे सिस्टम जो हैं वो शब्दों को समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं और तर्कों को, मानवीय जो भी हाव भाव हैं उनकी नकल करने में भी ये कैपेबल हो सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल अगर देखें तो IBM का वॉटसन कंप्यूटर, ठीक है, जो है वो इसका फिफ्थ जनरेशन का एक एग्जाम्पल है बेहतर तरीके से। तो वॉटसन कंप्यूटर ऑफ IBM जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। प्रेजेंट से बियॉन्ड तक इसका टाइम ड्यूरेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होकर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा जनरेशन था, ये हमारा कंप्यूटर के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में किस टेक्निक का यूज़ करके, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने सिस्टम को डेवलप किया, उसके आधार पर हमने क्या किया, कंप्यूटर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा और हमने उसी को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ी बोल दिया। तो अभी तक हम 5 जनरेशन की बात जो है वो कर चुके हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है। तो कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन है ना वो अलग अलग आधार पर आप बोल सकते हो, राइट। मतलब कि अगर आप देखो तो साइज के बेसिस पे, अगर आप देखो तो साइज के बेसिस पे आप डिवीजन बता सकते हो 3-4। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन के बेसिस पर भी डिवीजन जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के डिवीजन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो डिवीजन की बात करूँ, सबसे पहले मैं जो कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करूँ वो किस बेसिस पर, वो बेस्ड ऑन मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरली मेमोरी साइज और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिस्टम जो है हमारा कंप्यूटर जो है उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो 4 अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप चलते हैं, आप यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको वर्ड के मीनिंग के बेसिस पर ही आइडिया लग जाता है कि इनके साइज जो हैं वो इंक्रीज होंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर साइज जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। क्या क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, तो 2 चीजें याद रखिए कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो स्पीड जो है इनकी वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये चीज याद रखिए कि ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर की बात करते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी और यूज करने के लिए जो यूजर हैं उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए कैसे एक एक करके हम बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या, सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा। तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल की।
अगर मैं अपने घर पर, हम लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, हम पीसी पर काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं, तो वो क्या किस श्रेणी में आते हैं? वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के सबसे छोटे आकार के जो कंप्यूटर हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उसको यूज कर रहा है, वहां पर हम उस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर। तो यहां पर आपको क्या समझ में आता है कि भाई देखो, इसका साइज जो है वो कम होगा, स्पीड नेक्स्ट वालों के कंपेयर में थोड़ी कम होगी, और यूजर जो है वो भी कम होंगे, सामान्य तौर पर एक ही होगा, राइट। तो यहां पर आप ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जब आप बढ़ते हो मिनी कंप्यूटर की तरफ आप बढ़ते हो, तो वहां पर आपको क्या समझ में आता है कि ऐसा कंप्यूटर जहां पर जिस कंप्यूटर का प्रयोग एक से ज्यादा यूजर करे, और कितने यूजर, तो लगभग 200 यूजर के आसपास तक यूजर जो है वो इसका प्रयोग करें, तो वहां पर हम क्या बोल देते हैं कि ये मिनी कंप्यूटर है। अब ये मिनी कंप्यूटर कहां पर यूज होता है? तो जैसे अगर मान लीजिए कि कंपनीज हैं, उन कंपनी में एक ही कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा है ना, मल्टीपल एम्प्लॉय जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर किस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं कि भाई वो जो सिस्टम है वो मिनी कंप्यूटर है। रिसर्च सेंटर वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी आपको इसी प्रकार से, स्कूल के लैब या कॉलेजेस के लैब में अगर मैं बात करूं, तो जहां पर एक ही सिस्टम से मल्टीपल यूजर जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम बात करें तो वो भी आपको मिनी कंप्यूटर के तौर पर दिखेंगे। सामान्य तौर पर इसके यूजर जो होंगे वो कितने हो सकते हैं? वो 200 यूजर तक हो सकते हैं एक ही टाइम पर। तो ये याद रखना है। साइज क्या हो जाता है? साइज की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर फर्स्ट या माइक्रो के कंपेयर में ये बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के साथ साथ इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जो यूजर हैं वहां पर इंडिविजुअल था, एक था, यहाँ पर 200 तक हो सकते हैं, ये याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़े तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है? तीसरा समझ में आता है, और डिवीजन में क्या आ जाता है? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का एक और नाम होता है, आप याद रखिएगा, और इसको बोल देते हैं हम बिग आयरन कंप्यूटर। बिग आयरन, ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखें, कई बार अलग अलग एग्जाम में बस ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो बिग आयरन कहलाता है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बिग आयरन कंप्यूटर के तौर पर जाने जाते हैं। यहां तक आपको चीजें पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, इसके एग्जांपल के तौर पर IBM के जेड सीरीज सिस्टम Z9 जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। प्रयोग कहां पर करते हैं? तो आप देखिए कि जो रेलवे रिजर्वेशन है, या एयर रिजर्वेशन, एयर टिकटिंग है, रेल टिकटिंग है, या सैलरी कैलकुलेशन का जो सिस्टम है, अगर हम बात करें, तो वहां पर हम क्या करते हैं? हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। यहाँ पर 200 क्या, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्या समझ में आ रही है कि भाई साइज क्या हो गया? इंक्रीज, स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज, और यूजर क्या हो गए? इंक्रीज। आप देखिए एक ही टाइम पर एक से ज्यादा या कई यूजर जो हैं वो एक ही टाइम पर रेल टिकट और एयर टिकट को बुक कर पा रहे हैं, राइट। तो ये तीनों चीजों में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। माइक्रो के कंपेयर में मिनी बड़ा, मिनी के कंपेयर में मेन फ्रेम जो है वो ज्यादा स्पीड और फास्ट नजर आता है। और उसके बाद आता है जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है, वो कहलाता है सुपर कंप्यूटर, जिसका साइज भी सबसे बड़ा है, जिसका अगर हम बात करें स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, और जिसके यूज़र जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आता है सुपर कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। विशेष कार्य के लिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही इसको डेवलप किया जाता है, और ये उसी फील्ड पर काम करता है, राइट। किसी इंडिविजुअल फील्ड की अगर हम बात करें तो ये उन्हीं फील्ड पर काम करेगा, और उनके कैलकुलेशन डेटा को, जो और क्रिटिकल डेटा हैं उनको वो प्रोसेस करेगा, हाई क्रिटिकल डेटा को, और अलग अलग प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उनको आसानी से कर सकता है ये, और मैसिव अमाउंट में जो भी हैं उनको भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए। और इसमें एग्जाम्पल जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्रे जो हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि जो इसके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं उनके नाम पर ही ये क्रे का नाम रखा गया है। तो क्रे 1, क्रे 2 ये सुपर कंप्यूटर के ही हैं। परम 10,000 मैंने आपको बता ही दिया था, इसके पहले परम सीरीज में और भी हैं। परम 8000 जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, और परम 10,000 इसलिए पॉपुलर है क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो परम 10,000 इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये फुली इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, राइट।
राइट। तो ये चीज याद रखिए, क्रे 1, क्रे 2, परम 10,000, परम 8,000, ये सब सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। और इनका यूज कहां पर किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर का, तो जैसे मान लीजिए वेदर रिपोर्ट में, सैटेलाइट में, मिसाइल डेवलपमेंट वगैरह में इनका प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। तो किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर फील्ड में ही आपको सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और उनका एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। तो हर फील्ड के लिए अलग अलग, लेकिन स्पीड, साइज और यूजर, इन सब में चारों के कंपेयर में सबसे ज्यादा यहीं पर आपको नजर आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सुपर कंप्यूटर में कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि जो स्पीड का कैलकुलेशन हम कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, वो हम मिली सेकेंड में कर रहे थे। लेकिन जब आप सुपर कंप्यूटर की बात करते हो तो वहां पर स्पीड जो है या जो एग्जीक्यूशन, या अगर मैं बात करूं कि प्रोसेसिंग स्पीड की, तो वहां पर जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस में कैलकुलेट होती है, वो फ्लॉप्स में कैलकुलेट होती है, ठीक। और फ्लॉप्स के साथ साथ अभी वर्तमान में अगर बात करें तो किस में कैलकुलेट होने लगी है, वो पेटा फ्लॉप्स में कैलकुलेट होने लगी है। और फ्लॉप्स जो होता है, अगर बात करें, कंपेयर करें, तो पेटा फ्लॉप्स जो है वो 10⁻15 फ्लॉप्स के बराबर होता है, पेटा फ्लॉप्स। तो स्पीड जो है अगर मैं बात करूं तो याद रखिए आप कि पेटा फ्लॉप्स जो है वो इसका और ज़्यादा अधिक स्पीड वाली, जैसे MB है, GB है ना, TB है, इस तरीके से फ्लॉप्स और फ्लॉप्स के साथ साथ पेटा फ्लॉप्स जो है वो देखना है। तो वर्तमान में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम पेटा फ्लॉप्स याद कर रहे हैं। तो आप दोनों वर्ड याद रखिए। आपको ये भी पता होना चाहिए, फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में एग्जीक्यूशन कितना है, फ्लोटिंग पॉइंट और कितना ऑपरेशन हो पा रहा है वो, और पेटा फ्लॉप्स जो है, ये दोनों वर्ड आप याद रखिए, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिए कि किसको आप बोल रहे हो। जैसे अगर आपसे ये पूछ रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप तो चार्ल्स बेबेज बता रहे हो, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो याद रखिए सेमोर क्रे को बोला जाता है, ठीक है, सेमोर क्रे। और ये वही क्रे हैं जिनके नाम पर अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था, आपने देखा कि सुपर कंप्यूटर क्रे 1, क्रे 2 जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई दे रहे थे। तो क्रे 1, क्रे 2 से ही सेमोर क्रे का नाम जो है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर आपको ये चारों डिवीजन देखने को मिला। इसके बाद अगर बात करते हैं अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिए कि ये जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उनको राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, जिसको NKN के नाम से जाना जाता है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, के विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर ग्रिड या नेशनल सुपर कंप्यूटर ग्रिड के साथ में जोड़ा जा रहा है। तो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और स्कूल को, कॉलेजेस को, रिसर्च के लिए, इंस्टीट्यूशन के, एजुकेशनल सिस्टम के लिए सुपर कंप्यूटर, ये जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है जिसको NKN बोला जा रहा है, इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं हम, नेशनल सुपर कंप्यूटर ग्रिड को आपस में जोड़कर और चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयोग कर रहे हैं। और NKN जो है वो उच्च गति के नेटवर्क के माध्यम से या हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए जो शैक्षणिक संस्थान है, जो रिसर्च सेंटर, लेबोरेटरीज वगैरह हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। और जब इस तरीके की चीज़ें होंगी और यहाँ पर रिसर्च सेंटर और एजुकेशन जो हैं वो आपस में रिलेट हो जाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे चीज़ों को, तो वहाँ पर बेहतर एजुकेशनल सिस्टम जो है वो नज़र आएगा और धीरे धीरे आपको इस फील्ड में और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अच्छा, जरूरत क्या है ना, जब हम इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। एक्चुअली थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। शायद, आई होप कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उन चीज़ों पर हम इसी प्रकार की चीज़ें या NKN और इसके जैसे और भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करके और एजुकेशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अब एप्लीकेशन के बेसिस पर, उनके अनुप्रयोग के आधार पर, किस आधार पर बांटा जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, अभी तक आपने क्या देखा, परफॉर्मेंस और साइज के बेसिस पर, राइट। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर किस प्रकार से, तो आपने देखा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि आप देख रहे हो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के बेसिस पर एनालॉग आपको दिखाई देता है, एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको डिजिटल दिखाई देता है और एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको हाइब्रिड मोड दिखाई देता है। इनके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ पर डिवीज़न दूसरे आधार पर या दूसरे बेस को, दूसरी चीज़ों को बेस मानकर डिवीज़न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 3 डिवीज़न है, एनालॉग, डिजिटल और फिर
अगर आप देखोगे तो हाइब्रिड नज़र आता है। अब इसमें आपको कोई चीज़ याद नहीं रखनी है, बस आप ये याद रखिए कि एनालॉग कंप्यूटर हम उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें किसका यूज़ होता है, एनालॉग फॉर्म का प्रयोग देखने को मिलता है, राइट। तो ये याद रख रहे हैं कि जो वेब फॉर्म पर काम करते हैं, या हम इस पर याद रखें कि जो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं, वो वेवलेंथ पर काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो ऐसे कंप्यूटर जो हैं वो फायर कंट्रोल सिस्टम में, मेजरमेंट ऑफ स्पीड में, जैसे आज आप देखते हो तो आपकी गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है, लेकिन पहले जो आता था वो कैसा था, वो एनालॉग फॉर्म पर होता था, राइट। पहले जो आप बॉयलर वगैरह अगर आपने कभी देखा होगा तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। घर के ऊपर, घर में अगर जो फ्रीज के ऊपर अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको क्या नजर आता है, स्टेबलाइजर नजर आता है, तो वहां पर एनालॉग सिस्टम जो है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा था। तो ऐसे सिस्टम जहां पर किस पर काम होता है, वेब पर काम होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं कि ये एनालॉग सिस्टम है। दूसरा अगर मैं बात करूं, अच्छा यूज देख लीजिए कि एनालॉग सिस्टम का यूज कहां पर, तो मैं बता रहा था कि फायर कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वोल्टेज के लिए, एयरक्राफ्ट वेट के लिए और बैलेंस कंप्यूटर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो। एग्जाम्पल की बात करूं तो स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ वगैरह जो है इसके बेहतर एग्जाम्पल हैं, और भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। एनालॉग के बाद अगर मैं बात करता हूं, आपको ये समझ में आ ही गया होगा, एनालॉग के बाद अगर मैं बात करूं डिजिटल की, तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे हैं जो 1 और 0 पर काम करते हैं, जो बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, उनको हम डिजिटल बोलते हैं। और हमारे जो कंप्यूटर हैं, हमारे जो डेस्कटॉप हैं, हमारे जो लैपटॉप हैं, उन पर बेस्ड जो मतलब हमारे जो लैपटॉप वगैरह हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यूज मैकबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, 0 और 1 के फॉर्म पर आधारित होते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन किसका, तो यहाँ पर हम हाइब्रिड मोड की बात कर रहे हैं, किसके, हम बात कर रहे हैं एनालॉग की, और हम बात कर रहे हैं किसके, डिजिटल की, राइट। तो यहां पर क्या समझ में आता है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जहां पर हमको वेब भी दिखाई दे और जहां पर हमको नंबर भी दिखाई दे, बात समझ में आ रही है। एक ऐसा सिस्टम जहां पर हमको वेवलेंथ भी दिखाई दे और ऐसा सिस्टम जहां पर हमको नंबर भी दिखाई दे, वो क्या कहलाएंगे, वो हाइब्रिड कहलाएंगे। अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये ईसीजी मशीन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देती है कि वो आपकी धड़कन को भी बता रही है, ये एनालॉग फॉर्म है, और यहाँ पर आपकी पल्स, हार्ट बीट और ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म पर बता रही है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई एक ही सिस्टम जो एनालॉग पर भी काम कर रहा है और एक ही सिस्टम जो डिजिटल पर काम कर रहा है वो क्या कहला रहा है, वही हाइब्रिड कहला रहा है। शुक्र मनाइए कि जीवन में लाइन ऐसी बनी रहे, ठीक, कभी भी ऐसी ना हो। बाकी चीजें आप खुद ही समझदार हैं, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं कभी उसको सीधा करने की कोशिश ना की जाए। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि हाइब्रिड का मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल होता है, और ऐसे सिस्टम जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पर काम करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये दूसरा डिवीजन था। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर मेमोरी साइज के बेसिस पर और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर 4 डिवीजन है। कौन कौन से, अगर मेमोरी साइज देखें हम तो, और एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखें तो आता है माइक्रो, देन मिनी, देन मेन फ्रेम, इसी को बिग आयरन कहते हैं, ये भी याद रखना है। और उसके बाद आता है सुपर, है ना। और जब बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में क्या आता है, वहां पर आता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो डिवीज़न जो है वो समझ में आ गया कि सर इनके बेसिस पर ये 4 डिवीज़न है और इसके बेसिस पर ये 4 डिवीज़न है। अब अगर सिस्टम के यूज़ की बात करें, अगर कंप्यूटर के यूज़ की बात करें, तो मुझे ये अलग से एग्जांपल बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पर कहीं पर भी किसी भी फील्ड में आप देखिए तो कंप्यूटर का प्रयोग हो ही रहा है। तो आप चाहे जो भी फील्ड देखें उसमें कंप्यूटर का यूज़ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कमर्शियली हम यूज़ करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, रोड ट्रैफिक कंट्रोल हो, नेटवर्किंग हो, एजुकेशन, टिकटिंग, गेमिंग, ई गवर्नेंस या इसके जैसा कोई भी क्षेत्र अगर हो तो आज के टाइम पर हम वहाँ कंप्यूटर का प्रयोग कर ही रहे हैं। तो वो चीज़ देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें कि कंप्यूटर की क्या क्या
विशेषता होती है, स्पीड जो है वो एक खासियत है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है, मतलब एरर आने की संभावना कम होती है। अगर आपके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन जो है वो सही है तो आउटपुट जो है वो सामान्य तौर पर सही आएगा। स्टोरेज भी फैसिलिटी होती है, वर्सेटाइल है, ठीक है, और रिलायबल है। तो इस प्रकार के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलती है। तो ये खासियत होती है कंप्यूटर की। अगर लिमिटेशन की बात करें, अगर सीमाओं की बात करें कि क्या मतलब एकदम से हर चीज़ को कर लेता है क्या, कोई समस्या नहीं है, तो थोड़ी सी लिमिटेशन जरूर आपको देखने को मिलती है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब तक लाइट है तब तक आपका पीसी चल रहा है, जब तक बैटरी है तब तक आपके लैपटॉप चल रहे हैं। तो डिपेंडेंसी है यहाँ पर, लाइट पर डिपेंडेंसी है। अगर लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो समस्या उत्पन्न होगी, ये एक लिमिटेशन है। इफेक्ट फ्रॉम वायरस, ठीक है, सिर्फ मनुष्य ही वायरस या कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं होता है, कंप्यूटर के लिए भी अलग अलग प्रकार के वायरस बने हों, अब वो चाहे रैंसमवेयर के फॉर्म पे हो, चाहे वो आई लव यू के फॉर्म पर हो, किसी भी तरीके से तो वायरस जो है वो अफेक्ट करते हैं, अनवांटेड प्रोग्राम जो है वो अफेक्ट करते हैं कंप्यूटर को और उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं, तो वहां से भी इसको थोड़ा सा नुकसान होता है, ये लिमिटेशन ही जोड़ सकते हैं। और लैक ऑफ इमोशंस, मतलब नहीं है इसको अपने से, ये नहीं है कि भाई चलो इस प्रकार से है, अभी तक ये सही इंस्ट्रक्शन दे रहा था, आज पहली बार गलत इंस्ट्रक्शन हुआ, अपनी बुद्धि से हम इसको एग्जीक्यूट करके दे देते हैं या इस प्रकार से चीजें कर सकते हैं, ये नहीं होता है, राइट। तो इमोशंस जो हैं वो नहीं होते हैं, बस इंस्ट्रक्शन पर काम होता है और ऐसे ही काम होता रहेगा, राइट। तो ये चीज़ें देखिए, तो ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में, और उन टॉपिक के बारे में जो आपके आईसीटी में सीधे तौर पर सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उनके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी देखेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे आने की संभावना है। यहाँ पर आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए प्रहार बैच जो है वो चालू किया गया है एमपीपीएससी एई के लिए, ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम निकालना अगर चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प बनाने के लिए, अपने चीज़ों को, प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़। तो एईसी जो है वो टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है सिविल के लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।